दी रिच इंडिया एंड दी पुअर इंडिया, यानी कि एक तरफ है अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरी तरफ है गरीबों का हिंदुस्तान। इस बारे में अक्सर बहस छिड़ जाती है और ये भी बात सही है कि इन दोनों समूहों के बीच की जो खाई है, वो बढ़ती जा रही है। अमीरों और गरीबों के बीच में जो ये खाई है, ये आज की समस्या नहीं है। आज़ादी के बाद से अगर आप देखेंगे तो गरीब जनता का शेयर नेशनल वेल्थ में 20% था, जो अब 2023 में आकर लगभग 15% हो गया है। चौंकाने वाली जो बात है वो है जो टॉप 10% लोग हैं, उनका शेयर कितना था। 1951 में ये 36 या 37% था, जो आज बढ़कर 57-58% हो गया है। और जो मिडिल वाले लोग हैं, जो ज़्यादातर के मिडिल क्लास है, उनका भी नेशनल वेल्थ में शेयर गिरा है। भारत में अमीर-गरीब का विभाजन कभी छिपा नहीं रहा है। ये केवल और व्यापक हो गया है, बढ़ता जा रहा है। सन 2000 के बाद से, जब से हमारी इकोनॉमी ओपन की गई थी, तब से ये दिखने में आ रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो पेरिस में है। उन्होंने इसी साल अप्रैल के महीने में एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें ये कहा था भारत के बारे में कि सन 2023 में 1% भारतीयों के पास देश की आय का 22% हिस्सा है और 40% संपत्ति है। क्रेडिट स्विस ने इस साल एक और रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत के सबसे ज्यादा अमीर 1% लोगों के पास अब देश का 51% से ज्यादा संपत्ति हो गई है। और टॉप 10% यानी कि ऊपर के 10% लोगों के पास 77% संपत्ति है। सबसे ज्यादा गरीब जो देश का 60% जनता है, उनके पास देश की संपत्ति का केवल 4.7% हिस्सा अब रह गया है। तो आज के भारत को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? यही बात अगर देश के अमीरों से पूछी जाएगी, तो उनके जवाब बहुत ही फर्क होंगे। अमीरों के लिए एक शादी इश्यू होता है, जो वो कितने महीनों तक कंटिन्यू करते हैं और किन गेस्ट को बुलाया जाए, कितना पैसा खर्चा जाए, ये उनके लिए एक इश्यू होता है। स्टॉक मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं, कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ये एक इश्यू उनके लिए है। गाड़ियाँ पिछले महीनों में इतनी ज़्यादा बिक्री हुई है, तो कार्स एक बहुत बड़ा इश्यू है। बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना एक इश्यू है। और बाहर घूमने जाना, किस फॉरेन कंट्री में कितने दिन घूमने जाएँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और बाहर खाने का तो आप पूछिए नहीं, जिस रफ्तार से रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं, तो बाहर खाने कहाँ जाएँ, क्या खाएँ, ये भी एक बड़ा इश्यू है। यही सवाल अगर आप देश के गरीब से पूछोगे, तो उसके लिए सर्वाइवल सबसे बड़ा इश्यू है। कैसे वो उतना कमा ले कि रोटी, कपड़ा, मकान उसका चल जाए। बढ़ते हुए खाने की प्राइसेज़ उसके लिए इश्यू है। बच्चों की एजुकेशन एक एक इश्यू है। हेल्थ केयर जो मेडिकल सुविधाएँ हैं, उसकी बढ़ती कॉस्ट एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो गरीबों के इश्यूज़ बिल्कुल ही फ़र्क हैं। हाउ डू यू डिस्क्राइब टुडेज इंडिया? आज के भारत का आप कैसे वर्णन करते हो? ये सवाल पूछा जाएगा देश के अमीरों से और देखिएगा उनके जवाब क्या हैं, वो किस प्रकार से अपनी जिंदगी भारत में गुजार रहे हैं। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। एचएसबीसी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट 2024। मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूंगा इस रिपोर्ट से आपको कुछ डेटा दिखाकर। ये रिपोर्ट आपको इंटरनेट में आसानी से मिल जाएगी, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी छोड़ रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ से हमारा मतलब है कि वो सारी वस्तुएं या चीजें हैं जिससे आपकी जिंदगी किसी भी देश में अच्छी कही जाती है। और जब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक नंबर दे देते हैं, तो वो एक मापक बन जाता है उन्हीं सारी चीजों का जो आराम और खुशी के लिए आवश्यक होती हैं। एचएसबीसी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट में 11 देशों में 11,230
समृद्ध निवेशक यानी कि एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स को सेलेक्ट किया गया था, ये समझने के लिए कि वे जीवन की अच्छी गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्या मानते हैं। 11 देश जो सेलेक्ट किए गए वो हैं हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, मेनलैंड चाइना, मलेशिया, मेक्सिको, सिंगापुर, ताइवान, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। भारत में 1456 ऐसे एफ्लुएंट यानी अमीर लोगों को सेलेक्ट किया गया जिनका फिर इंटरव्यू लिया गया है। एचएसबीसी ने जिन लोगों को सेलेक्ट किया वो कोई सुपर रिच लोग नहीं है, वो केवल एक सबसेट है एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स का जिनकी एसेट वैल्यू $1 लाख यानी कि 80 लाख रुपए से लेकर $2 मिलियन यानी कि 16 करोड़ रुपए के आसपास है। और जो टारगेट रिस्पोंडेंट्स थे जिन लोगों ने जवाब दिया वो हर जनरेशन के लोगों को सेलेक्ट किया गया, हर ऑक्यूपेशन वो लोग इसमें आए, यहाँ तक कि हाउसवाइफ्स को भी इन्होंने इंटरव्यू किया, फैमिली स्टेटस, सिंगल मैरिज, सिंगल पेरेंट सब लोग इसमें थे और इन्वेस्टेबल एसेट्स मैंने आपको उसकी रेंज ऑलरेडी बता दी। एचएसबीसी ने सारे लोगों का फिर डेटा लिया, उसको एनालाइज किया और फिर ये समरी टेबल इस रिपोर्ट में उन्होंने दिया है। मैं सबसे पहले भारत की बात करूंगा, यहाँ के लोगों का जो रिस्पॉन्स है उसको मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। इस स्लाइड में मैं थोड़ा समय भी लगाऊंगा। लाल डॉट्स जो आप देख रहे हैं इसका ये मतलब है रिलेटिवली हायर वर्सेस अदर मार्केट्स, यानी कि बाकी देशों से ये फिगर ऑन एन एवरेज ज्यादा है। काले का मतलब जहां डॉट आएगी उसका मतलब है ये एवरेज है और ग्रे डॉट जहां आएगी रिलेटिवली लोअर वर्सेस अदर मार्केट्स मतलब अन्य देशों के मुकाबले ये वैल्यू कम है। तो पहली चीज तो आप देखेंगे कि भारत की रिस्पांस में ज्यादातर डॉट्स लाल हैं, इसका मतलब बाकी देशों का अगर आप एवरेज लें जो यहाँ पर एनालाइज किया है उससे ये वैल्यू ज्यादा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स स्कोर, इसका मतलब आप यहाँ पर यहाँ जहाँ रहते हैं उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा समझते हैं। मैक्सिमम स्कोर 100 हो सकता है, जवाब था 81। फिजिकल वेलनेस, शारीरिक वेलनेस 84, मेंटल वेलनेस 76, फाइनेंशियली आप कितना सिक्योर महसूस करते हैं 82 है स्कोर। ये चारों स्कोर बहुत हाई हैं। उसके बाद आइए प्लानिंग फॉर बेटर क्वालिटी, आपका प्लानिंग इस देश में कैसा है। परसेंटेज ओवरऑल फाइनेंशियल पावर प्लानर्स, कितने लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं 33% का यहाँ उत्तर था। हेल्थ केयर प्रोटेक्शन कितनों ने लिया है 91% हमारे देश में हेल्थ बहुत बड़ा कंसर्न है, गरीबों के लिए तो कोई स्कीम है ही नहीं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन अमीरों में 91% आर प्रोटेक्टेड। वेल्थ मैनेजमेंट 75%, रिटायरमेंट प्लानिंग 49% करते हैं केवल, ये बहुत कम है। मतलब रिटायरमेंट की इन्हें चिंता नहीं है क्योंकि इनके पास काफी पैसा है। लेगेसी प्लानिंग यानी कि जब आप ये छोड़ के जाएंगे तो आप दुनिया छोड़ेंगे तो पीछे से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे प्लान कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, केवल 5% लोग ही ये कर रहे हैं। और लास्ट सेक्शन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें इंटरनेशनल एजुकेशन का सेक्शन है जिसमें ये पूछा गया कि कितने प्रतिशत आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाएंगे। 78% लोगों ने ये कहा है कि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर जाएंगे, ये बहुत हाई फिगर है। टॉप 3 एजुकेशन डेस्टिनेशन भारत के लिए यूएस, यूके और कनाडा है। बच्चों की फंडिंग कौन करेगा? 91% लोगों ने कहा है कि हम खुद करेंगे। और क्या आपके पास कोई सेविंग प्लान है बच्चों की एजुकेशन के लिए? 53% ने कहा है कि हाँ है, यानी कि प्लानिंग बहुत पहले शुरू हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, कि आप होस्ट कंट्री, यहाँ पे आपका बच्चा पढ़ने जाएगा, वहाँ क्या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे? 87% ने ये कहा है कि हाँ हम उस देश में प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब एक नजर बाकी देशों पर भी डालते हैं। तो मैं अब आपको पूरा टेबल दिखा रहा हूं।
पहली चीज तो ये है कि भारत में जितनी लाल डॉट्स हैं, उसका मुकाबला केवल एक अन्य देश इंडोनेशिया ही कर पा रहा है, जहाँ पे 2 लाल डॉट यहाँ से ज़्यादा हैं, जहाँ पे फंडिंग की बात आती है बच्चों की या सेविंग्स की बात, वो थोड़ा इंडोनेशिया में भारत से ज़्यादा है। अन्य सभी देशों में आप ब्लैक और ग्रे डॉट्स ज़्यादा देखेंगे, खासकर यूके और यूएस में। और अगर आप भारत के फिगर्स को ग्लोबल एवरेजेस से कंपेयर करेंगे, तो हर लाइन में आप ये पाएंगे कि भारतीय लोगों ने जो फिगर्स दिए हैं, वो ग्लोबल एवरेज से कहीं ज़्यादा हैं। तो भारत के लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधे से मतलब ये है कि ये लोग अपने देश में रहकर अत्यंत सैटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं। यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो दुनिया के अन्य किसी देश से बहुत ऊपर मानते हैं। एक कंफर्टेबल ज़िंदगी के लिए जो कुछ भी उन्हें चाहिए, वो यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन अपने बच्चों को वो यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, वो धीरे-धीरे अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं। वो ना केवल अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जिस देश में बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे वो प्रॉपर्टी भी ले लेंगे। तो धीरे-धीरे ये होगा कि ये लोग या तो हिंदुस्तान छोड़ जाएँगे या कम से कम उनके बच्चे तो कभी वापस यहाँ पर आएँगे नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल, धीरे-धीरे जो यहाँ पर सेविंग्स थी इन लोगों की, वो ट्रांसफ़र हो जाएँगी देश के बाहर। तो ये डेटा था एचएसबीसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ 2024 रिपोर्ट से मैंने आपको अभी दिखाया। अब जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ वो डेटा मैंने लिया है रिजर्व बैंक से। इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से भारतीय लोग डॉलर्स में यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में पैसा खर्च करते हैं। इस स्कीम को बोलते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, यानी कि आपको हर बार परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, आप अपने बैंक द्वारा ही ये ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे पिछले साल, पीले रंग में पिछले साल का डेटा है 2023-24 का। तो पिछले साल ट्रैवल एंड टूरिज़्म यानी कि जो हम लोग घूमने गए हैं बाहर, $17 बिलियन, जी हाँ, $17 बिलियन भारतीय लोगों ने केवल टूरिज़्म ट्रैवल में लगाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप आइटम देखेंगे, मैं गिफ्ट को एक बार छोड़ रहा हूँ, उसके बाद है $3.5 बिलियन बच्चों की एजुकेशन पर भारतीय लोगों ने खर्च किया है, जो लोग बाहर गए हैं। और फिर गिफ्ट में भी $3.5 बिलियन है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में $250 मिलियन के करीब खर्च किया है, जो अभी एक काफ़ी कम है। ये लगभग आता है 1000 घर लोगों ने बाहर बनाए हैं पिछले साल। इस मामले में अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो ये एक रिपोर्ट छपी है सितंबर 11 के इकोनॉमिक टाइम्स ई-पेपर में। रिच इंडियंस आर डिपिंग इनटू देयर सेविंग्स टू सेंड देयर किड्स अब्रॉड फॉर एजुकेशन, यानी कि जो लोग अमीर हैं, समृद्ध हैं, एफ्लुएंट हैं, वो लोग अपने जो बचत किया हुआ पैसा है, उसको अपने बच्चों की बाहर देश से बाहर जो पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाया करते थे। लेकिन ये ग्राफ सीधे-सीधे दिखाता है कि अब ज़माना आ गया है कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं क्लास के बाद ही ज़्यादा बच्चे अब लोग बाहर भेज रहे हैं। पिछले साल लगभग 32,000 बच्चे अंडर ग्रेजुएट के लिए वो केवल यूएस यूनिवर्सिटीज़ में गए। और अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये 2014 के बाद ये निरंतर इसकी ट्रैजेक्टरी बढ़ती जा रही है। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो यूएस यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, वो भी पैंडेमिक के बाद बहुत तेजी से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब अंतिम सेक्शन में मैं एक दो डेटा आपको और दिखाऊंगा, जिससे एक कंपैरिजन हो जाएगा कि भारत के अमीर क्या कहते हैं और दूसरे लोग भारत को किस नज़र से देखते हैं। इसी वर्ष के शुरू में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की गई थी और हिंदुस्तान में ये एक चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि भारत को जो रैंकिंग दी गई थी वो बहुत ही कम थी। भारत की रैंक
143 देशों में से 126वीं दिखाई गई थी। 126 आउट ऑफ 143। सबसे नीचे अफगानिस्तान था और सबसे ऊपर फिनलैंड था। ऐसा क्यों हुआ, आप वो पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और अंत में मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं जो मैंने बनाया है एक्सपैट्स इनसाइडर 2024 रिपोर्ट से। internations.org एक संस्था है जो ये सर्वे करती है कि जो एक्सपैट हैं वो जिस भी देश में रह रहे हैं वो वहां पर कैसा महसूस करते हैं। एक्सपैट्स होते हैं कि बाहर के देश के लोग जब किसी दूसरे देश में आके काम करते हैं तो उनको एक्सपैट्स कहते हैं। 53 देशों को लेकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। टोटल ऑफ 53 कंट्रीज हैव बीन सेलेक्टेड। रिपोर्ट का नाम है एक्सपैट इनसाइडर और साइट का नाम नीचे है internations.org। इसमें सबसे पहला कॉलम आप देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है। इसमें सबसे ऊपर स्पेन नंबर 1 स्थान पर आता है, नंबर 2 पर ऑस्ट्रिया। स्पेन 3 साल से पहले स्थान पर आ रहा है। यानी कि एक्सपैट्स हैं जो स्पेनिश लोग नहीं हैं और बाहर के लोग वहां रह रहे हैं, उनको स्पेन सबसे अच्छा लगता है। इसके अलावा 41वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम आता है। 46वें स्थान पर यूएस आता है। जिन पैरामीटर्स को लेकर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बनाया है उसमें सबसे पहले आता है लेजर ऑप्शन, यानी कि आराम और छुट्टियों के दिनों में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं उस जगह जाने के। दूसरा है ट्रैवल एंड ट्रांजिट, उस देश में जब आप ट्रैवल करते हैं तो क्या सहूलियत है, कितना आसान है। तीसरे नंबर पर हेल्थ केयर आता है, मेडिकल फैसिलिटीज। चौथे पर सुरक्षा वहां पे कैसी है उस देश में। और अंतिम पैरामीटर है पर्यावरण और जलवायु, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट। भारत की रैंकिंग इन सभी पैरामीटर्स मैंने लास्ट रो में दिखाया है। लेजर ऑप्शंस को लेकर भारत का रैंक है 49, 49। ट्रैवल एंड ट्रांजिट को लेकर भारत अंतिम स्थान पर है 53 पर, 53। हेल्थ केयर, और ये हमारे लिए खुश होने वाली बात है कि भारत की रैंक हेल्थ केयर या मेडिकल फैसिलिटीज में 14th स्थान पर है। ये बहुत ही हाई रैंक है, यानी कि भारत में जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उन्हें यहाँ का मेडिकल सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम काफी अच्छा लगता है। सेफ्टी सिक्योरिटी पे हम 44th नंबर पर हैं। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट पर फिर हम ऑलमोस्ट अंतिम पायदान पर हैं, 52 पर। भारत के अमीर अपने देश के बारे में क्या समझते हैं ये मैंने आपको दिखाया, और बाहर से आए हुए लोग भारत को क्या क्या कैसे देखते हैं ये भी मैंने आपको बताया। एक तीसरा ग्रुप है जो भारत के गरीब हैं, वो क्या समझते हैं, आने वाले किसी एपिसोड में मैं वो भी कवर करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।